कहते हैं कि अगर पत्नी की कम उम्र हो तो उसकी सोच को बदलने और उसकी आदत को अपनी पसंद के हिसाब से ढालना आदमी के लिए आसान होता है। इसलिए आदमी कम उम्र की औरतों को पसंद करते हैं, वरना औरत की खूबसूरती तो बुढ़ापे तक ऐसी ही रहती है। मेरी पत्नी की उम्र भी बड़ी मुश्किल से 17 या 18 साल थी। मैं जब उसे पहली बार देखा तो वो देखता ही रहा और दिल दे बैठा था। किसी बच्चे से भी ज्यादा मासूम थी, जबकि उसकी आंखों में झील सी गहराई थी। मैंने उसके घर पर अपना रिश्ता भिजवाया तो उसके माँ बाप ने अजीब बात कर दी। ज़्यादातर माँ बाप अपने बेटियों की बुराई इस तरह नहीं करते, लेकिन प्रसाद यादव जी की समझदारी और दया करने की आदत पूरे गांव में मशहूर थी और पसंद की जाती थी। उन्होंने साफ कह दिया, बेटा, मैं तुम्हें कुसुम का ये रिश्ता देने से मना तो नहीं कर रहा, लेकिन मेरी बेटी को सजने संवरने की आदत नहीं है। ये अक्सर जिद करने लग जाती है, उसकी जिद को पूरा करना पड़ता है, वरना ये खाना पीना सब छोड़ देती है। ना कोई बात करती है, थोड़ी नकचड़ी है। अभी घर के काम भी सही से इसको नहीं आते हैं। अगर इस उम्र में इसकी शादी कर दूंगा, ये और भी ज़्यादा जिद्दी हो जाएगी। इससे अच्छा है कि तुम कुछ साल इंतजार ही कर लो, क्योंकि तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। प्रसाद यादव जानते थे कि मैं उनकी बेटी को किसी तरह पसंद करने लगा हूँ। मैं उन्हें यकीन दिलवाया कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। मैं अपनी पत्नी की पसंद अपने हिसाब से खुद ही बदल दूंगा। फिलहाल काफ़ी बात विचार के बाद ये रिश्ता स्वीकार कर लिया गया और शादी अगले साल के लिए टाल दी गई। बड़ी मुश्किल से दिन गिन कर इस दिन का इंतज़ार किया था जब कुसुम मेरी दुल्हन बनकर मेरे घर के आंगन में उतरी। मैं उसकी खूबसूरती देखकर खो सा गया था और वह भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी, मगर उसकी आंखों में अजीब सी वीरानी थी। वह बार बार अपनी शादी के जोड़ों को हाथ लगाकर देखती थी, जैसे उसे यकीन नहीं आ रहा हो। मुंह दिखाई में भी मैंने उसे सोने का हार दिया, जिन्हें वो पहनकर जरा भी खुश नहीं हुई और उसने एक बार भी उसे नहीं देखा। मुझे आपकी मोहब्बत ही काफ़ी है, मैं इन सोने के जेवरात से इम्प्रेस नहीं होती। कुसुम का ये व्यवहार देखकर मुझे उसके बाप की बात याद आई। लेकिन ऐसी क्या बात थी कि कुसुम मेरा तोहफा तक स्वीकार नहीं कर पा रही थी और शादी के जोड़े को इस तरह हैरानी और गुस्से से देख रही थी। मुझे उस पर शक होने लगा था। कहीं ये कोई पागल दिमागी मरीज लड़की तो मेरे पल्ले नहीं आ गई। बड़ी मुश्किल से उसने कुछ घंटे उस लहंगे को पहनकर बिताए थे और फिर उठकर सादा कपड़े पहन लिए थे। अपना मेकअप उतार लिया और हाथ मुंह धोकर तुरंत भगवान के मंदिर में जाकर खड़ी हो गई। मैं उसे हैरानी से देखने लगा। ये लड़की तो बहुत ही अच्छी है, या मेरे सामने अच्छे होने का ड्रामा रचा रही है। मैंने दिल में सोचा और कमरे से निकल गया। मेरा मूड ऑफ हो चुका था। शादी की सुबह मैंने कुसुम को सादा कपड़ों में देखा तो मेरा सारा मूड ही खराब हो गया था। मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था। शादी के कल होकर इतना सादा कपड़े कौन पहनता है? इतना साधारण भी अच्छी बात नहीं है। तुम जानती हो, मुझे फैशनेबल लड़कियां बहुत पसंद है। आज शाम को हमारी रिसेप्शन पार्टी है। तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए। खूबसूरत बनना तो लड़कियों का हक है, और फिर तुम तो इतनी अच्छी खासी खूबसूरत शक्ल की मालकिन हो, फिर क्यों अपना हुलिया बिगाड़ रही हो? मेरी बात पर कुसुम मुस्कुराकर बोली, मैं आपकी हर बात मानूंगी दिलीप, लेकिन एक शर्त मेरी तुम्हें भी माननी पड़ेगी। शर्त यह है कि हफ्ते में आपको एक बार मेरी बात माननी होगी, बाकी के दिन मैं आपकी बात मानूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। फिलहाल तुम तैयार हो जाओ, हमें रिसेप्शन के लिए स्टेज पर जाना है। मैंने कुसुम से कहा तो वह अपने बाल बनाने लगी, लेकिन उसने अपने कपड़े नहीं बदले। वैसे ही सादा कपड़ों में वह नीचे मेहमानों के सामने आ गई और उन्हीं कपड़ों में वह स्टेज पर भी चली गई। जब स्टेज पर बैठ गई, मुझे कुसुम का ये व्यवहार बहुत ही अजीब लग रहा था। जब रिसेप्शन खत्म हुआ, शाम को हम लोग घर वापस आए तो मैं अपने कमरे में गया। कुसुम से गुस्से में पेश आया, देखो कुसुम, ये मुझे अपनी मर्जी पर चलने वाली औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो करो, वरना तुम्हें मेरी ही माननी पड़ेगी। मुझे अपनी जिंदगी को नर्क बनाने का कोई शौक नहीं। तुम्हारी ऐसी हरकत करने पर मेरे परिवार वाले क्या सोचेंगे कि मेरी पत्नी को कपड़े पहनने का भी ढंग नहीं। लोग तो गलत ही मतलब निकालेंगे कि नई नवेली दुल्हन को किस तरह स्टेज पर बिठा दिया था। तुम्हें तो किसी की फिक्र नहीं, ना ही मेरे ना मेरे परिवार की। जी, आपसे मैंने पहले ही कहा था, आप मेरी शर्त मान लीजिए, मैं आपकी हर बात मानूंगी। बोलो भाई, क्या शर्त है तुम्हारी? मैंने तंग होकर कहा, शर्त यह है, हर सोमवार को मैं पूरी तरह सज धज कर शिव जी के मंदिर पर जाना चाहती हूँ, और मैं ये सोमवार को ही करती हूँ। वहाँ जाकर मुझे बड़ा आराम मिलता है, और इसके लिए मैं आपकी विनती भी करती हूँ। और मेकअप तो सिर्फ मैं अपने भोले भंडारी के लिए करती हूँ, और आपके कहने पर मैं आपके लिए भी कर लिया करूँगी।
लेकिन मुझे वहाँ ज़रूर लेकर जाइए। मुझे वहाँ जाकर ऐसा महसूस होता है जैसे मैं रियल में भगवान के सामने हूँ और भगवान मुझसे बातें करते हैं। सच में भगवान मेरी सारी प्रार्थनाएं सुनते हैं। मैंने आज तक जिसके लिए भी कोई भी प्रार्थना की है, वह सभी के सभी भगवान ने मेरी स्वीकार की है। इसलिए मेरा जाना वहाँ बहुत ज़रूरी है। मुझे उस जगह से बहुत प्यार है और बहुत विश्वास है। मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। मेरी पत्नी की बात सुनकर मुझे अजीब सा लगा था। मैं शादी के बाद तो उसे हनीमून पर लेकर जाना चाहता था और ये उसकी कैसी इच्छा है। मैं तो उसकी इच्छा से ही परेशान हूँ। भला शादी के बाद दोनों मियाँ बीवी एंजॉय करते हैं। कहीं मैंने इस लड़की से शादी करके कोई गलती तो नहीं कर दी। मैं उसे किसी मंदिर पर लेकर नहीं जाना चाहता, लेकिन 2-3 दिनों में उसने मेरी बात ना मानकर साबित कर दिया कि वो बगैर अपनी शर्त मनवाए मेरी कोई बात नहीं मानेगी। आखिरकार मैंने उसकी शर्त स्वीकार कर ली और कहा कि तुम सोमवार तक जितने भी दिन बाकी है उनमें अपने आप को सजा संवार कर रखा करो। मेहमानों के सामने भी तुम्हें बन संवर कर रहना पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए जो हो सकेगा करूँगा। तुम्हें मंदिर लेकर जाऊँगा, जहाँ कहूँगी तुम्हारे साथ चलूँगा। कुसुम मेरी बात सुनकर खुश हो गई थी और फिर सोमवार आते देर नहीं लगी। उसने अपना वादा पूरा किया था। मेहमानों से अच्छे तरीके से मिलती जुलती थी। अच्छे कपड़े भी मेरे लिए पहन कर रखती थी। मेरे लिए सारे मेकअप भी करती थी। मेरी समस्या अब यही थी, मुझे उसके साथ मंदिर पर जाना था। आज इतवार की रात थी और मैं बहुत थका हुआ था, लेकिन कुसुम सुबह से ही जिद लगा कर रखी थी कि उसने आज सोमवार का व्रत रखा हुआ है और उसे मंदिर पर जाना बहुत ज़रूरी है। मैं मंदिर का दर्शन करना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं थोड़ी देर में फ्रेश होकर आता हूँ। मुझे ये देखकर सख्त हैरानी हुई थी। जब मैं बाथरूम से निकला तो कुसुम सज संवर कर दुल्हन बनी शीशे के सामने खड़ी थी। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने चेहरे पर किसी तरह का मेकअप नहीं लगाया था। ऐसा लग रहा था जैसे आज ही कुसुम की शादी हुई हो। कुसुम, तुमने ये शादी का लहंगा क्यों पहन रखा है? मैंने हैरानी से उसे देखकर पूछा। आपने तो कहा था आप मेरी हर शर्त मानेंगे। वह भी बिना कोई सवाल किए। उसने मुझे मेरा वादा याद दिलवा दिया था। लेकिन मैंने तुम्हें ये तो नहीं कहा था कि तुम शादी के लहंगे पहनकर तैयार हो जाओ और फिर मैं तुम्हें कोई सवाल भी ना करूं। मैं कहीं नहीं जा रही दिलीप, सिर्फ और सिर्फ अपने घर के पास बने शिव के मंदिर में जा रही हूँ। मुझे वहाँ कुछ जरूरी काम है। ऐसी कोई बात नहीं जिस पर आपको परेशानी हो। शादी का लहंगा मेरे दिल के बहुत करीब है, बस इसलिए उसे पहना है। उसकी इस तरह की बात सुनकर मैंने और कोई सवाल नहीं किया और थोड़ी ही देर में हम गाड़ी में बैठे थे। मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था वह घर में मेरे लिए क्यों सजती संवरती नहीं। आज जब मंदिर पर उसे जाना था, बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार हो गई। रास्ते में हमने कोई बात नहीं की। जब मंदिर पर पहुंचे तो कुसुम कहने लगी, आप यहीं पर रुकिए, गाड़ी में मेरा इंतजार करिए, मैं बस थोड़ी ही देर में आती हूँ। ये कहकर वह मंदिर के अंदर चली गई। मंदिर के आंगन में खड़ा एक लड़का जैसे वो मेरी कुसुम के आने के इंतजार में था। कुसुम के आते ही वह लड़का उसकी तरफ लपका और दोनों अंदर वाले कमरे में चले गए। मैं हैरान परेशान ये मंजर देखता रह गया। उससे पहले कि मैं कुसुम पर शक करता, मुझे अपनी माँ की बात याद आ गई थी। देखो बेटे, मैं कुसुम को इतनी पसंद तो नहीं करती, हाँ, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि वो बदचलन लड़की नहीं है। उसकी आदत थोड़ी अजीब सी है। वह सिर्फ और सिर्फ सोमवार को ही सजती संवरती है। मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। शायद मुझे लगता है अभी उसके अंदर बहुत बचपना है और वह एक बहुत प्यारी लड़की भी है। माँ की बात से मैं थोड़ा तसल्ली में हो गया था। मेरी पत्नी करीब 1-2 घंटे उस मंदिर के अंदर ही रही। आज मंदिर में मामूली के हिसाब से थोड़ा भीड़ था, इसलिए मैं अंदर नहीं जा सका। करीब 2-3 घंटे बीत गए। उसके बाद मंदिर के उसी दरवाजे से वो मुझे बाहर आती हुई दिखाई दी। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा, जबकि उसका चेहरा आज खुशी से चमक रहा था। फिलहाल उसको आता देखकर मुझे खुशी हुई, लेकिन एक बात मुझे बड़ी अजीब लगी। अब उसने दुल्हन का लहंगा नहीं, बल्कि एक काम से पीले रंग की साड़ी पहन रखी थी। कुसुम, तुम अपनी शादी का लहंगा कहाँ छोड़कर आई हो? जब वो गाड़ी में बैठ गई, मैंने उसे सबसे पहला सवाल यही पूछा था। शादी का लहंगा मैं किसी को देकर आ गई हूँ। भगवान हमें और दे देगा। कुसुम, तुम जरूर मुझसे कोई मजाक कर रही हो। तुम अपनी शादी का लहंगा किसी को नहीं दे सकती। वह लहंगा बहुत खास है। मैंने तुम्हारे लिए इतने मोहब्बत से बनवाया था। क्या तुम वो सब कुछ भूल गई? मैंने कुसुम को याद दिलाने की कोशिश की, मगर उसने मेरी किसी बात पर कान नहीं धरे। कहने लगी, मैंने कोई गलती नहीं की है। मैंने अपना वह लहंगा एक सहेली को दिया है। वह अपनी शादी निपटाकर वापस दे देगी। कुसुम की बात पर मुझे उस पर बहुत शक हुआ था। मैं उस मंदिर वाले लड़के और कुसुम को एक साथ कमरे में जाने पर मुझे बहुत शक हुआ था। मैंने कुसुम को वहीं बैठने को कहा
और खुद गाड़ी से उतरकर उस मंदिर में मौजूद ऐसे आदमी के पास पहुंचा जो करीब 2 घंटे से वहीं बैठे आते जाते लोगों को देख रहा था। उससे पहले की 2-3 बार उसकी नज़र मुझ पर पड़ चुकी थी। वह जानता था कि मैं गाड़ी में किसका इंतजार कर रहा हूँ। मैं उसे सारी हकीकत खोल खोल कर पूछा, क्या तुमने किसी दुल्हन के कपड़ों में एक औरत को यहाँ से अंदर जाते देखा है? मेरी किस्मत अच्छी थी, वो मेरी पत्नी को पहले से ही जानता था, लेकिन उसने और ज्यादा कुछ बताने से मना कर दिया। कहने लगा, कुसुम ने मुझे मना किया था कि मैं इस बारे में किसी को ना बताऊं। अब तुम मुझसे जबरदस्ती ये नहीं कह सकते मैं तुम्हें उसके बारे में खामखा कोई बात बताऊं। अगर वह तुम्हारी पत्नी है तो तुम उससे ही जाकर पूछ लो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इस वक्त बूढ़े की टका सा जवाब सुनकर मैं वापस गाड़ी में आकर बैठ गया था। यहाँ तो सब लोग कुसुम को जानते थे, लेकिन बस मैं ही नहीं जानता था। फिलहाल मंदिर से आने के बाद कुसुम बहुत खुश थी। वह घर आई तो कहने लगी, आज आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी। मुझे इतने सालों के बाद वह सुकून मिला जिसे मैं हमेशा कल्पना करती थी। बस आपसे एक और फरमाइश करूंगी, भले ही आप मुझे अपनी गुलाम बना कर रखो, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, न ही किसी बात पर कोई ऐतराज करूंगी। एकदम उसका व्यवहार बदल गया था, जो मुझे पहले से ही किसी शक में डाल रहा था। अच्छा बोलो, क्या बात है? मैंने नरमी से पूछा तो कुसुम की फरमाइश सुनकर मेरे तो कानों में से धुआं निकलने लगा। उसने शादी का लहंगा लेने की फरमाइश की थी। अब तो मुझे दाल में कुछ काला ही लग रहा था। यूं कहिए कि सारी दाल ही काली लग रही थी। ये बहुत छोटी बात थी। फिलहाल अपनी कम उम्र पत्नी को संभालना कोई बड़ी बात नहीं थी। मैंने सोच लिया कि मैं अपनी पत्नी का पीछा करूंगा और उस हकीकत के जड़ तक पहुंच जाऊंगा, और ऐसे ही मैं उस पर किसी तरह का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, वरना इस तरह मुझे बिना जांच पड़ताल किए कोई बात नहीं करनी चाहिए। अगले दिन मैंने पत्नी को दुल्हन का दोबारा से लहंगा दिलवा दिया, जिसकी उसने मुझे जिद की थी। दुल्हन बनकर वह बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अब की बार उसने वह लहंगा पहना ही नहीं बल्कि उतार कर एक अच्छे से पन्नी में रख लिए। लेकिन उसने अपना सारा मेकअप एक दुल्हन की तरह ही किया था और मुझसे कहने लगी, अब चलिए, काफ़ी देर हो गई है। मैं कुसुम को लेकर मंदिर में चला गया था, लेकिन इस बार मैंने ठान ली थी उस आदमी को ढूंढ कर निकालूंगा जिससे कुसुम यहाँ हर हफ्ते मिलने आती है, बातें करने आती है, या फिर अपना लहंगा या मेकअप दिखाने आती है। क्योंकि कोई तो था जो उसकी ज़िंदगी में था, वरना कुसुम अपने पति को नज़रअंदाज करके शादी का लहंगा पहनकर मंदिर में क्यों आती। आज भी कुसुम ने एक बैग में शादी का लहंगा डाल रखा था जो वो अपने साथ लेकर आई थी। इसका मतलब यही कि मंदिर में आकर उसे लहंगे को पहनना था। मैंने दिल में सोचा, जब कुसुम गाड़ी से उतरकर मंदिर की तरफ बढ़ेगी तो मैं भी उसके पीछे पीछे हो लूँगा। आज मैं उसका राज जानकर रहूँगा, मैंने सोचा, और कुसुम के अंदर जाते ही उस दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया जहाँ से कुसुम अंदर गई थी। वहाँ पर 2 अजीब तरह के आदमी खड़े थे। मंदिर का यह हिस्सा बहुत ही सुनसान था, जहाँ पर लोग भी नहीं थे और जगह भी बड़ा सुकून भरा था। मैं उस दरवाजे से अंदर जाने लगा कि एक आदमी ने आगे बढ़कर मुझे रोक लिया। आप अंदर नहीं जा सकते, यहाँ सिर्फ और सिर्फ परमिशन लेकर ही अंदर जाया जा सकता है। उस आदमी ने कहा तो मैं उस पर चिल्ला उठा था, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मेरी पत्नी अंदर गई है, मैं उसे लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ, तुम रोक नहीं सकते। यहाँ कोई शादीशुदा औरत नहीं आती, जो आती हैं वह कंवारी होती हैं। आपको अगर अपनी पत्नी से मिलना है तो पहले आपको शादी करना होगा। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने उस आदमी का गिरेबान पकड़ लिया था। तुम जानते भी हो तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? मैं इस गांव का प्रधान का लड़का हूँ। मेरी पत्नी अंदर गई है, अब तुम यहाँ से हटोगे या तुम्हारा भेजा उड़ा दूँ। मैंने उसे धमकी देने वाले अंदाज में कहा तो वहाँ 2-3 लोग और भी आ गए थे। ये शक्ल से यहाँ के पुजारी लग रहे थे। आप ये सब क्या कर रहे हैं? अच्छे खासे समझदार लगते हो। एक आदमी ने आगे बढ़कर मुझे हटाने की कोशिश की। मैंने उसे बताया कि मेरी पत्नी अंदर गई है। कहने लगा, यहाँ सब यही कहते हैं, लेकिन बगैर शादी के प्रूफ के हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे, और अगर अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं उन लोगों की बात सुनकर बहुत परेशान हो गया था। ये लोग गिनती में अब ज़्यादा होते जा रहे थे, फिर उनमें बूढ़े लोग भी थी। मैंने किसी को कुछ नहीं कह सकता था, मजबूरन गाड़ी में आकर बैठ गया। 2-3 घंटे बाद कुसुम बाहर निकली तो वह तो बिल्कुल ही साधारण कपड़ों में थी। मैंने देखा कि उसके चेहरे पर वही मासूमियत थी, लेकिन अब की बार मैं उस पर यकीन करने वाला नहीं था। उसके गाड़ी में बैठते ही मैं उस पर चिल्ला पड़ा था, कुसुम ये क्या तरीका है? मैं तुम्हारे पीछे मंदिर में आया तो उन लोगों ने मुझे वहाँ पर कमरे में दाखिल नहीं होने दिया। तुम मुझे ये तो बताओ कि तुम वहाँ पर करने क्या जाती हो? तुम्हारा पति होने के नाते मुझे ये जानने का पूरा हक है। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? कुसुम ने परेशानी से कहा।
हाँ कर रहा हूँ। अगली बार मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा और देखूँगा तुम यहाँ क्या करने आती हो। अब ये मत कह देना कि तुम्हारा काम खत्म हो गया है। मैं हकीकत जाने बगैर पीछे नहीं हटूंगा। मेरी बात पर कुसुम की आंखों में आंसू आ गए थे। इससे पहले कि वह रोने धोने का नाटक करती, मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। अब मेरी बर्दाश्त खत्म होती जा रही थी। 1-2 दिन में कुसुम ये वाली बात भूल गई थी। मैं भी अब तसल्ली में हो गया था। अब शायद कुसुम मंदिर पर जाने की जिद नहीं करेगी। चलो, अगर उसने अनजाने में कोई गलती भी हो गई है तो मैं उसे माफ़ कर दूंगा। लेकिन सोमवार का दिन आते ही कुसुम ने जिद शुरू कर दी। दिलीप, मुझे दुल्हन का लहंगा लेना है, आप मेरे साथ बाजार चलिए। अब की बार मेरा व्यवहार नरम था क्योंकि कुसुम मेरे साथ जाने पर राजी थी। उसे कोई ऐतराज नहीं था मैं उसके साथ मंदिर के अंदर जाऊं। थोड़ी देर के बाद बाजार पहुंचकर हमने दुल्हन का एक खूबसूरत सा लहंगा पसंद किया और हम लोग मंदिर के तरफ चल पड़े। कुसुम वह लहंगा लिए बहुत ही खुश थी, लेकिन उसके चेहरे पर परेशानी के असर साफ दिखाई दे रहे थे। दिलीप, वहाँ किसी आदमी को जाने की इजाज़त नहीं है। मैं आपको साथ तो लेकर जा रही हूँ, लेकिन आपसे विनती करती हूँ, आप अपनी नज़रें नीचे रखना। मैं वहाँ सबको बता दूंगी कि आप मेरे पति हैं, लेकिन आप मेरा मान सम्मान जरूर बनाए रखेंगे। कुसुम की बात सुनकर मैं थोड़ी तसल्ली में हो गया था। मेरा शक गलत साबित हो जाएगा। मंदिर पहुंचकर कुसुम ने मुझे अपने साथ लिया और उस दरवाजे से अंदर दाखिल होने लगी। उसने उन लोगों को बताया कि मैं उसका पति हूँ। उस गार्ड ने जो उस दिन उसने मुझसे बदतमीजी की थी, उसके लिए वह शर्मिंदा होते हुए मुझसे माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, मैं जानता नहीं था कि आप कुसुम देवी के पति हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए। कुसुम की उन लोगों में बहुत इज्जत थी। उस मंदिर में हर कोई उसे जानता था। हम एक कमरे में पहुँचे जहाँ पर कोई नहीं था। कुसुम ने वहाँ पर अपने थैले में से शिव जी की एक तस्वीर निकाली, उसके सामने पूजा करने लगी। दिलीप, मुझे सुबह पूजा करनी थी, जल अर्पण करना था, लेकिन मैं काम में इतनी व्यस्त रह गई थी, इसलिए मुझे अभी शिव जी की पूजा करनी है। कुसुम ने ये कहकर शिव जी की पूजा करने में मगन हो गई थी। मैंने उसे देखकर हैरान हो रहा था। अगर उसे ये पूजा ही करनी थी तो घर पर भी कर सकती थी। ये सब उसे यहाँ आकर करने की क्या जरूरत थी। कुसुम की पूजा करने के बीच में ही वह लड़का मुझे दिखा था जो उस दिन कुसुम से बात कर रहा था और उसके साथ कुसुम अंदर चली गई थी। अब मुझे अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आने लगा था। अभी उसने थोड़ी देर पहले कहा था यहाँ पर कोई आदमी नहीं आता, तो फिर वह लड़का यहाँ पर क्या कर रहा था। उससे पहले कि मैं उससे कुछ कहता, कुसुम ने उसे नमस्ते किया और उस बूढ़े से कहने लगी, आप आइए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। कुसुम ने जल्दी ही अपनी पूजा संपन्न कर दी थी। जो अपने साथ लहंगा लाई थी, उस लहंगे को पहनकर एक अजीब सा डांस करने लगी। मैं तो उसे देखकर हक्का बक्का सा रह गया था। कुसुम ये क्या कर रही है। वह अपने डांस में इतना मगन थी जैसे भोले बाबा उसके सामने खुद विराजमान हो। थोड़ी देर के बाद मैं अपने होश में आई। फिर उसने वह लहंगे को उतार दिया। मैंने देखा यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत कम उम्र की लड़की भी थी और यहाँ पर एक नौजवान लड़का भी था। अब दोनों एकदम साधारण कपड़ों में थे। कुसुम ने वह लहंगा उस लड़की को दे दिया और उस कमरे में ले जाकर तैयार करके ले आई। मुझे देखते ही उसने अपने सर पर दुपट्टा रख लिए। कुसुम ने उन्हें बताया कि मैं उसका पति हूँ। उस लड़की ने मेरे पाँव छुए और कहने लगी, कुसुम दीदी के अंदर हर सोमवार को शिव जी भगवान खुद प्रकट होते हैं। हर सोमवार को उनसे बात करते हैं और कुसुम दीदी उनके इस आशीर्वाद से हम जैसे बेसहारों की यहाँ शादी करवाती हैं। और उस मंदिर में एक जोड़ा हर सोमवार को आता है और जब कुसुम दीदी पूजा संपन्न हो जाती है तो वह अपने लहंगे को आशीर्वाद के तौर पर हम लोगों को दे देती हैं और फिर हमारी विवाह करवाती हैं। भगवान की शक्ति से व कृपा से हमें खुशियाँ बांटती हैं। फिर थोड़ी ही देर बाद एक पंडित जी भी आ गए और दोनों लड़का लड़की की शादी करवाई। पंडित जी ने शादी के मंत्र पढ़ने शुरू किए। पंडित जी ने कहा, दोनों फेरे के लिए उठ खड़े हो जा, और बीच में शिव जी की मूर्ति रखी हुई थी। यूं दोनों की विवाह संपन्न हुई। दोनों बार बार कुसुम का धन्यवाद करते नहीं थक रहे थे। कुसुम ने गर्व की निगाहों से मुझे देखा और बोली, ये सब आपकी वजह से हुआ। आप तो जानते हैं कि मैं शुरू से ही बहुत ही धार्मिक हूँ। शिवजी भगवान हर सोमवार को मुझ में वास करते हैं। मुझे पूजा करने के अलावा लोगों के टूटे हुए दिल को जोड़ने का बहुत शौक था। मैं बचपन से ही सोमवार का व्रत रखती थी और जब मैं बालिग हो गई तो मंदिर में आने लगी और शिव जी की पूजा करने लगी। हर सोमवार को पूजा करती थी। इस तरह शिव जी मेरे अंदर आने लगे और शिव जी के आशीर्वाद से मैं लोगों को भला करती रही। हर सोमवार को एक जोड़ा यहाँ पर तैयार रहता है शादी के लिए। बिना कोई खर्च किए मैं उनकी शादी यहाँ पर संपन्न करवा देती हूँ। इस तरह इस मंदिर में काफ़ी बेसहारा लोग आने लगे हैं और उन सभी के दिलों का जोड़ने का मैं काम करती हूँ। और ये सब मेरे शिव जी भगवान की कृपा से हुआ है और आप भी मुझे शिव जी भगवान के आशीर्वाद से ही मिले हैं। आप भी बहुत अच्छे हैं।
अपनी पत्नी की मान सम्मान में आपने कोई कमी नहीं छोड़ी, इसलिए मैं हर सोमवार को आपसे लहंगा लेने के लिए बोलती थी। एक लड़की तो इतनी मजबूर थी, वह अपने दोनों पैरों से नहीं चल सकती थी और उसका जो जीवन साथी था उसके दोनों हाथ नहीं थे और वे दोनों एक दूसरे का जीवन साथी बनना चाहते थे, एक दूसरे की मदद करना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई पैसा नहीं था। मैं उन दोनों जोड़े की शादी करवा कर इसी मंदिर में सेवा के लिए रखा हुआ है और उन दोनों को ही मैंने अपनी शादी के लहंगे को दान कर दिया था। और जब उस दिन आप काफ़ी देर तक गाड़ी में इंतज़ार कर रहे थे तो मैं उस लहंगे को पहनकर काफ़ी देर तक शिव जी के साथ डांस करती रही और उनके भक्ति में मगन रही। और जिस लड़के को आपने देखा था वह वही लड़का था जिसकी मैंने उस लड़की के साथ शादी करवाई थी। उन दोनों में नकली हाथ पैर बनवा रखे थे जिससे ये लोगों की मदद करते हैं और यहाँ मंदिर की साफ सफाई करते हैं। और यहाँ मंदिर में कोई रुपया पैसा खर्च नहीं होता, साधारण तरीके से उनकी शादी हो जाती है। और वे लोग बड़े गरीब परिवारों से आते हैं, कभी कभी तो दो दो जोड़े आ जाते हैं और उनकी शादी बिल्कुल साधारण तरीके से करवाई जाती है और वे अपने जीवन में हमेशा खुश रहते हैं। उसने ये कहकर अपनी बात पूरी की तो मैंने शर्मिंदगी से अपनी नज़रें झुका ली कि मैंने अपनी पत्नी पर शक किया, खामखा ही उसे बदचलन समझा, जबकि वह तो इतना अच्छा काम कर रही थी। आप लोग भी पूरी बात को जाने बगैर अपनी पत्नी पर किसी तरह का कोई शक ना करें। मुझे अपनी धार्मिक पत्नी पर शक हो गया था। मैंने तो अपने भगवान से बहुत माफ़ी मांगी थी। अब मैं हर सोमवार को अपनी पत्नी के साथ मैं उस मंदिर में जाता हूँ और व्रत रखता हूँ और लोगों की सेवा करता हूँ और मैं अपनी पत्नी के साथ मिलकर वह सभी पुण्य कमाना चाहता हूँ। अगर आप लोग हमारे मंदिर में दान करने के लिए इच्छुक हैं तो कर सकते हैं और घर बैठे भी आप ये दान कर सकते हैं। आप सभी लोगों पर शिव जी की कृपा बनी रहे और मेरी वीडियो जहाँ से भी आप लोग देखते हैं कमेंट में अपने शहर का और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं और लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। HD सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मुझे जापान आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। मुझे यहाँ एक अच्छी जॉब की ऑफ़र हुई थी, तनख्वाह भी अच्छी खासी थी, इसलिए मैंने हिंदुस्तान के बजाय जापान में काम करने को अच्छा समझा। अब समस्या मेरे रहने का था। यहाँ पर रहना बहुत महंगा था। अगर मैं यहाँ रहने का खर्चा अपने पैसों से करता तो इंडिया में कुछ भी नहीं बेच सकता था। जापान में ही मेरी सारी तनख्वाह और खाने पीने पर ही खर्च हो जाती। इसलिए मैं एक सस्ती जगह ढूंढने के चक्कर में था कि जब मेरे ऑफिस के मैनेजर ने मेरी ये समस्या भी दूर कर दी। कहने लगा, हमारा बहुत बड़ा घर है, वहाँ पर एक कमरा ऐसा है जिसमें तुम किराए पर रह सकते हो और इसका किराया भी बहुत कम होगा। ये सुनकर तो मैं बेहद खुश हो गया था। मैंने कुछ पैसे उस मैनेजर को एडवांस भी दे दिए और उसके घर उसके साथ ही चला गया। काफ़ी बड़ा सा बंगला था, बाहर छोटा सा बगीचा था और एक कमरा अलग से ही कोने में बनाया हुआ था। उस कमरे का उस बंगले से कोई संबंध नहीं था। घर के पिछले तरफ एक बहुत बड़ा घोड़े का अस्तबल था जहाँ पर बहुत ही महंगे महंगे नस्ल के घोड़े पाले जाते थे। मैंने अपना सामान उसमें रख दिया। मुझे यहाँ खाने पीने की कोई फिक्र नहीं थी, सब कुछ उस मैनेजर की जिम्मेदारी थी। मैं तो काफ़ी आराम में हो गया था। मुझे घर जैसा माहौल भी मिल रहा था और वह भी कम पैसों में। और फिर उस कमरे का दरवाज़ा खोलते ही बाहर की खूबसूरत बगीचा देखकर तबीयत सुबह ही सुबह एकदम खिल उठता था। शाम की चाय के बाद अपने कमरे के अंदर बैठकर ही ऑफिस का कुछ काम अपने लैपटॉप पर करने लगा था। उस कमरे का बाहर का दरवाज़ा शीशे का था और पूरे कमरे में जगह जगह खिड़कियां लगी हुई थी जिससे कि पूरा बगीचा नजर आता था। यहाँ रहते हुए मुझे बस थोड़े ही दिन हुए थे और उन थोड़े दिनों में मुझे मालूम नहीं था कि मैनेजर के घर में रहता कौन कौन है। एक तो मैंने कोई खास ध्यान भी नहीं दिया था और दूसरा मैंने अभी तक किसी को आंगन में टहलते या उठते बैठते भी नहीं देखा था। कि मुझे अंदाज़ा होता मैं अपने कमरे में बैठा था। अगले दिन की छुट्टी थी, इसलिए मैं लैपटॉप पर काफ़ी देर अपने काम में बिजी रहा। मैंने खिड़कियां सारी खोल रखी थी, ताज़ी हवा दिल को बड़ा आराम दे रही थी। जब मुझे कमरे के बाहर कुछ आहटों की आवाज़ आई। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था, इसलिए जरा सी आहट भी सुनाई दे रही थी। मैंने चौंक कर देखा तो एक लड़की मुझे उस आंगन में नजर आई। देखने में तो लड़की ही लग रही थी,
टॉप स्कर्ट में बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं कुर्सी पर बैठे बैठे ही उसे देख रहा था। पहले उस लड़की ने अपनी नज़र चारों तरफ बगीचे में दौड़ाई और मुझे ये बात उसकी बड़ी अजीब सी लगी थी कि मैंने अपना लैपटॉप बंद किया और खिड़की के पास खड़ा हो गया। मेरे कमरे में सिर्फ नाइट बल्ब ही जल रहा था। मैं सिगरेट का शौकीन था, इसलिए उस वक्त सिगरेट भी पी रहा था। मैंने खिड़की के पास जाकर देखा। उस लड़की के बाल खुले हुए कमर तक आ रहे थे। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया था, लेकिन उसके हाथों की सफ़ेद रंग को देखकर समझ गया था कि ये लड़की बहुत खूबसूरत होगी। लेकिन रात के उस पहर बगीचे में खड़ी क्या ताका झांकी कर रही थी। उस लड़की ने पूरे बगीचे में अपनी नज़र दौड़ाई। ये कृपा थी कि उसने मेरे कमरे की तरफ नहीं देखा था, वरना मैं उसे नज़र आ जाता। फिर मैंने देखा वह लड़की थी धीरे से कदम उठाती हुई उस बंगले की पिछली तरफ जाने लगी, जहाँ पर घोड़ों का अस्तबल था। मैंने अपने हाथ पर पहनी हुई घड़ी देखी तो उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इस वक्त वह लड़की चोरी चुपके बंगले के दूसरी साइड अस्तबल में क्या करने जा रही है, वह भी ऐसे चोरों की तरह क्यों? उसने पूरे बगीचे में ऐसे ही देखा था जैसे उसे कोई देख तो नहीं रहा। वह छुप छुप कर पीछे की तरफ जा रही थी। उस लड़की को पीछे अस्तबल पर जाना मुझे बहुत खतरनाक लग रहा था, जितना कि यूं छुप छुप कर जाना था। वह अपनी वेशभूषा से कहीं से मुझे नौकरानी भी नहीं लग रही थी। शायद वो मैनेजर की बेटी थी या फिर कौन थी। मैनेजर की उम्र 52-54 साल के लगभग थी और ये लड़की मुझे दूर से देखने में भी तो 21-22 साल की उम्र की ही लग रही थी। मैं सिगरेट पी रहा था और इस लड़की के बारे में सोचने लगा कि रात के इस पहर वह पीछे अस्तबल में क्या करने गई थी। वहाँ तो इस वक्त घोड़े के अलावा कोई नहीं होता। घोड़े के देखभाल के लिए भी मैनेजर ने नौकरों को रखा हुआ था। वह भी रात होते चला जाता था। सुबह मेरी छुट्टी थी, इसलिए मैंने सोचा कि देखता हूँ कि ये लड़की वापस कब आती है। मैं सिगरेट पीता रहा। मैं खिड़की पर खड़ा रहा। मुझे ये एहसास होने लगा कि अगर वह आई तो सामने उसकी नज़र मेरे कमरे पर पड़ेगी और वो मुझे देख लेगी। मैं नाइट बल्ब बंद कर दिया। अब मेरे कमरे में दोबारा अंधेरा हो गया था। खिड़की के पास जाकर दोबारा खड़ा हो गया। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, अब तो 3 घंटे बीत चुके थे। वह लड़की वापस नहीं आई थी। 3 घंटे में मेरे दिल में कई बार ये सवाल उठने लगा, क्यों ना मैं भी चोरी छुपे जाकर देखूं कि वह अस्तबल में करती क्या है। लेकिन फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई। अगर उसने मुझे देख लिया तो क्या सोचेगी कि मैं क्यों उसका पीछा कर रहा हूँ। एक अनजान आदमी था, अच्छा नहीं था। फिलहाल 4 घंटे के बाद जब हल्की हल्की रोशनी से आसमान पर फैलने लगी तो वह लड़की आंगन में आई थी, लेकिन उसकी हालत देखकर तो मेरे हाथ से जलता हुआ सिगरेट गिर गया था। वह लड़की बुरी तरह से डरी हुई थी। चेहरे से पसीना साफ कर रही थी। बाल भी बिखरे हुए थे। यूं हाँफ रही थी जैसे न जाने वह ऐसा क्या करके आई हो। उसका टॉप और स्कर्ट पसीने से गीला हो चुका था। उसने दोबारा से बगीचे में एक नज़र चारों तरफ दौड़ाई और फिर जल्दी से घर के अंदर की तरफ चली गई। उसकी बिगड़ती हालत को देखकर मेरे दिल में एक अजीब ख्याल ने जन्म ले लिया था, लेकिन मैंने खुद को झटका कि ऐसा मुमकिन नहीं है। सुबह मेरी आंख दरवाज़ा खटकने पर खुली थी, क्योंकि मैं रात को बहुत देर से सोया था, इसलिए बड़ा मुश्किल में मैंने आंखें खोलकर देखा था। वही नौकरानी जो रोज मेरे लिए नाश्ता लेकर आती थी, आज भी उसके हाथ में नाश्ते की ट्रे थी। मैंने जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोला। उसने नाश्ते की ट्रे रख दी। कहने लगी, आज क्या घोड़े गधे बेचकर सो गए थे? कब से दरवाज़ा पीट रही हूँ। मुझे क्या और कोई काम नहीं है जो यहाँ पर खड़ी तुम्हारा इंतजार करती रहूँ कि लाड साहब कब उठेंगे, कब नाश्ता लेंगे। नौकरानी के तेवर काफ़ी बिगड़े हुए थे। मैंने मुस्कुराकर कहा, आई एम सॉरी, एक्चुअली रात को मैं अपने कमरे में जाग रहा था, इसलिए देर से सोया था। वह कहने लगी, आज के बाद ऐसी देर की तो भूखे ही रहना। उससे पहले कि वह चली जाती, मुझे रात वाली लड़की का ख्याल आ गया। मैंने सोचा कि नौकरानी को तो पता ही होगा वह लड़की कौन है। मेरे सवाल पर जो उसने जवाब दिया, उसे सुनकर तो मैं बिल्कुल ठिठक कर रह गया था। मैंने कहा, मैनेजर साहब के कितने बच्चे हैं? वह कहने लगी, मुझे क्या पता। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा, वह इस घर में रहती है, फिलहाल उनके कोई बच्चे और पत्नी होंगे। वह नौकरानी कहने लगी, मैनेजर का घर नहीं है। ये कहकर वह बाहर चली गई और मैं सोच में पड़ गया था, ये क्या चक्कर है। अगर ये घर मैनेजर का नहीं है तो उसने मुझे यहाँ पर किस हिसाब से रखवाया है, और वह खुद इस घर में क्यों रहता है? ये किसका घर है? मुझे तो ये ख्याल सताने लगा, कहीं मैनेजर मेरे साथ कोई धोखेबाजी तो नहीं कर रहा, मुझे किसी चीज़ में फंसवाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। एक के बाद एक सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था। तभी वह मैनेजर मुझे मेरे कमरे में आते हुए दिखाई दिया।
मुझे कहने लगा, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया। मैं चाह रहा था कि आज हम साइट की विजिट भी कर लेते हैं। तुमने नक्शा तो बना ही लिया होगा ना। मैं एक इंजीनियर था और मेरी यही नौकरी थी कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, जहाँ पर हमें अपार्टमेंट और स्विमिंग पूल, मार्केट वगैरह बनवानी थी। मैं और मुझ जैसे और बहुत सारे इंजीनियर इसी काम में लगे हुए थे। मैंने कहा, जी हाँ, बस नाश्ता कर लूँ, उसके बाद चलते हैं। नाश्ते के बाद मैंने उस मैनेजर के साथ वे जगह देखने चला गया जहाँ पर हमें काम करना था। वही बातों बातों में मैनेजर से पूछा, ये घर किसका है? तो कहने लगा, ये मेरे सेठ का घर है, लेकिन मैं उनका भरोसेमंद नौकर हूँ, इसलिए जब भी वह मुल्क से बाहर होते हैं तो सालों साल वापस नहीं आते और फिर मुझे उनके घर पर रहना पड़ता है। फिर मुझे वह लड़की याद आ गई। मैंने कहा, मैनेजर साहब, क्या आपकी पत्नी और बच्चे यहाँ रहते हैं? वह कहने लगा, कौन सी पत्नी, कैसे बच्चे? मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। ये सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई थी। कहने लगा, मेरे बॉस की एक बेटी है जो यहाँ रहती है। क्योंकि मैं बचपन से सब संभाल रहा हूँ, इसलिए वो मुझे अंकल कहती है। बड़ी प्यारी बच्ची है। मेरी एक समस्या तो दूर हो गई थी, वे लड़की बॉस की बेटी थी, लेकिन एक बात अभी भी दिमाग में उलझी रही। वे रात के वक्त पीछे अस्तबल में क्या करने जाती है? पहले मैंने सोचा कि ये भी मैं मैनेजर से ही पूछ लेता हूँ, लेकिन फिर मैंने कुछ भी न कहा, क्योंकि जिस तरह से वे लड़की जा रही थी लग रहा था कि चोरी छुपे जाती है। लेकिन एक सवाल मुझे और तंग करने लगा। जब वो पूरे घर की मालकिन थी तो उसे किस बात का डर था और क्यों छुप छुप कर पीछे अस्तबल में जाती थी? वह तो कहीं भी कभी भी जा सकती थी। हम लोग शाम के 7-8 बजे वापस आए थे। मैंने खाना खाया और रात को कॉफ़ी मैंने अपने कमरे में ही बनाई थी। मेरे पास एक इंडक्शन चूल्हा था। मैंने कॉफ़ी बनाई और यूं ही उस लड़की का इंतज़ार करने लगा, जबकि सुबह मेरी ड्यूटी थी, मुझे ऑफिस भी जाना था। लेकिन फिर भी मुझे उस लड़की का इंतज़ार था। मुझे लगा जैसे आज वह फिर आएगी, और वही हुआ था। रात के ठीक 2 बज रहे थे। वह लड़की फिर से यूं ही टॉप और स्कर्ट में बाहर आई थी और फिर पूरे बगीचे को उसने ऐसे ही देखा था, जैसे कि ये जानना चाह रही हो कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। अब धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वह पीछे घोड़े के अस्तबल की तरफ चलती गई। मेरे दिल में ख्याल आया कि आज तो मैं उसका पीछा करके देख ही लूँगा कि आखिर ये पीछे करती क्या है। लेकिन फिर मुझे ये भी ख्याल आया था कि अगली सुबह मुझे ऑफिस जाना है। अगर मैं देर से उठूँगा तो मेरे बॉस से मेरी अच्छी खासी खिंचाई हो जाएगी। मैंने कहा कि मुझे उससे कोई मतलब रखना ही नहीं है कि वह क्या करती है और क्या नहीं। वह उसकी बेटी है। अगर उसने मुझे देख लिया और मेरी शिकायत उस मैनेजर से लगा दी, मुझे तो नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन फिर वही मेरे दिल में एक बेचैनी हुई। एक बार देख लेने में कोई हर्ज तो नहीं है। मैं उठकर जैसे ही उस कमरे के दरवाजे तक पहुंचा तो मैनेजर को तेजी से बगीचे से आते देखकर वहीं ठिठक कर रह गया था। उसने पूरे बगीचे में नज़र घुमाई और फिर पीछे अस्तबल की तरफ बढ़ गया। कुछ देर में मैनेजर उस लड़की का हाथ थामे उसे लेकर आ रहा था। वह लड़की उससे अपना हाथ छुड़ा रही थी और वह मैनेजर उसे घूर घूर कर देख रहा था और ये भी कह रहा था कि दोबारा अगर वह रात के वक्त पीछे गई तो वह उसकी शिकायत उसके बाप से लगा देगा। वह लड़की चुप थी, लेकिन आंखों से आंसू बह रहा था। वे लोग अब घर के अंदर जा चुके थे। अब तो मैं भी उलझता ही जा रहा था। मुझे सुबह ऑफिस भी जाना था, इसलिए मैंने अपने कमरे का बल्ब बंद किया और सो गया। सुबह जब मैं उठा था तो वह लड़की बगीचे में ही थी। बगीचे में लगे खूबसूरत फूलों को तोड़ रही थी। वह अपने ही काम में मगन थी। मैं तैयार हो चुका था, लेकिन नाश्ते में अभी वक्त था, इसलिए मैं अपने कमरे से बाहर निकल आया। धीरे धीरे चलता हुआ बगीचे में आ गया। उस लड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। वह शायद कोई गाना गुनगुना रही थी। बड़े अच्छे मूड में लग रही थी। फूलों को उसने तोड़कर जब अपने हाथों से गुलदस्ते में रखा तो उसके बाद वह एकदम ही पीछे पलटी थी। मैं उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था, इसलिए मुझसे टकराते टकराते बची थी। मुझे हैरानी से देखने लगी, फिर मुझे से कहने लगी, कौन है आप? मैंने कहा, मैं आपका मेहमान और आपके राज जानने वाला। ये सुनकर वो पीछे हटी थी और थोड़ा घबरा गई थी। मैंने कहा, आप ज़्यादा परेशान ना हो, मैं उस कमरे में किराए पर रहता हूँ। आपके पापा का ऑफिस का काम भी करता हूँ। ये सुनकर उसके चेहरे की हैरानी और परेशानी दोनों ही खत्म हुई थी। फिर कहने लगी, हाँ याद आया, मैनेजर साहब ने तुम्हारे बारे में बताया था। मुझे वैसे भी लड़कियों से दोस्ती करने की आदत थी, इसलिए बातों का फन मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता था। मैंने सोचा उस लड़की से दोस्ती करने में कोई हर्ज नहीं है। अब मैं क्या उसका पीछा करूं? अब ये नहीं देखूंगा कि वह पीछे क्या करने जाती है। इससे अच्छा है कि उससे दोस्ती ही कर लूं।
वह मुझे खुद ब खुद सब कुछ बता देगी। लेकिन मैं नहीं जानता था जो बात मुझे पता चलेगी वो मेरे होश उड़ा कर रख देगी। मैंने कहा कि वैसे तो आप बॉस की बेटी हैं, मुझे ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर बोर होता रहता हूँ, अगर आप मुझे थोड़ी सी कंपनी दिया करें। तो मैंने जानबूझकर अधूरी बात छोड़ दी थी। मेरी बात पर मुस्कुराने लगी और कहने लगी, अकेली तो मैं भी होती हूँ, ठीक है, मैं जब फ्री हो जाऊंगी तो आपके पास आ जाया करूंगी। मैंने कहा, थैंक यू सो मच। हमारी बातों की शुरुआत अब शुरू हो चुकी थी। वे अक्सर शाम के टाइम ही मेरे कमरे में आ जाया करती थी, मुझसे हिंदुस्तान के बारे में पूछा करती थी, इधर उधर की बातें करा करती थी। काफ़ी बातूनी तरह की लड़की थी, बहुत जल्दी मुझसे एकदम से घुल मिल चुकी थी। लेकिन जब मैं उससे ये पूछता कि आपको घोड़े कैसे लगते हैं तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा रंग आकर चला जाता था। कहने लगी, मुझे घोड़े से बेहद मोहब्बत है। मैंने कहा, तभी आप रात को अस्तबल में जाती हैं। उसके चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया था। कहने लगी, तुम मेरा पीछा करते हो क्या, मुझ पर नजर रखते हो क्या। वह इस तरह गुस्से में आ गई थी कि मैं तो बोलकर ही पछता रहा था। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे ही रात को जब मेरी आंख खुली थी तो मैंने तुम्हें अस्तबल की तरफ जाते हुए देखा था। वह जल्दी से खड़ी हो गई थी और गुस्से से मुझे देखने लगी। मैं तो अपनी बात कहकर पछताने लगा था। कहने लगी, दोबारा मुझे देखने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें घर से बाहर निकलवा दूंगी। मैंने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तुम इतना बुरा मान जाओगी। लेकिन उस लड़की ने मेरी बात सुनी ही नहीं, जल्दी से गुस्से से मेरे कमरे से बाहर निकल गई। मैं तो अपना सर पकड़कर बैठ गया था, कहीं वो मेरी शिकायत बॉस से न लगा दे। इस बार मैंने रात को अपने कमरे की सारी लाइटें बंद कर दी थी। रात को मुझे आहटों की आवाज़ तो आई थी, लेकिन मैंने उठकर देखने की हिम्मत भी नहीं की। लेकिन एक सवाल मेरे अंदर मुझे बड़े बेचैन कर रहे थे, वो ये कि आखिर वह पीछे क्या करने जाती है। लेकिन इस बात को पूछकर मैं अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। अब तो वह मुझसे चौकन्नी रहने लगी थी। उसके बाद अगले ही दिन ऑफिस से वापस आने के बाद मैं घर के अंदर के हिस्से की तरफ बढ़ गया। मैं सोच चुका था कि मैं उस लड़की से माफ़ी मांग लूँगा। मुझे वाकई उसके बारे में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए थी और ना ही उससे पूछना चाहिए था। मैं उस इरादे से जब घर में दाखिल हुआ, नौकरानी से पूछा कि मुझे बॉस की बेटी से मिलना है, मुझे उससे बात करनी है। तो वह कहने लगी, वह पीछे अस्तबल में, वहीं जाकर बात कर लो। अब मैं ये सोच रहा था कि मैं अस्तबल में जाऊं या ना जाऊं। फिलहाल मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ उस बंगले के पीछे की तरफ चला गया जहां घोड़ों का अस्तबल था। जब मैं अस्तबल के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वह घोड़ों को अपने हाथों से नहला रही थी, उस पर पानी डाल रही थी और वह घोड़े उस टाइम काफ़ी मायूस लग रहे थे। मैं बहुत हैरान हुआ था, वह मालिक की बेटी होकर घोड़ों को खुद क्यों नहला रही थी। वह पहले से घोड़ों की देखभाल के लिए एक नौकर रखा गया था। जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसने मुझे गुस्सैल नज़रों से देखा था। मैं उसके पास आ गया। मैंने कहा, मैं कल की बात पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे आपके पर्सनल मामले में कोई बात नहीं करनी चाहिए थी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगी, आप अपने काम से काम रखा करो। मैंने कहा कि आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। वो कहने लगी, आपको शायद इस बात का डर है कि कहीं मैं आपकी शिकायत आपके बॉस से ना लगा दूँ और कहीं वह आपको नौकरी से ना निकाल दे, बस आप इसलिए मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं। बात उसकी बिल्कुल सही थी। मुझे यही डर था कि कहीं वह अपने बाप से कुछ कह ना दे। उसके मुंह से ये सुनकर मैंने जल्दी से मना कर दिया था। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, नौकरी का क्या है, वह तो मुझे और भी मिल जाएगी। लेकिन मैं सच में ही शर्मिंदा हूँ। मेरी बात सुनकर उसने कहा कि ठीक है, मैंने आपको माफ़ किया। मैंने कहा, प्लीज़ आप मुझसे वैसे ही बातचीत कर सकती हैं जैसे पहले किया करती थी। कहने लगी, ठीक है, मैं कोशिश करूँगी, वरना एक बार मेरा दिल जिस आदमी से दुख जाए मैं दोबारा उससे बात नहीं करती। ये कहकर वह दोबारा घोड़ों को नहलाने लगी। मैं वहाँ से वापस आ गया। 2-3 महीने तक ही तो मैंने दोबारा देखने की कोशिश भी नहीं की थी वह लड़की कब पीछे अस्तबल में जाती है और कब वापस आती है। लेकिन एक बार मैंने देखा कि वह लड़की बेचैनी से पीछे अस्तबल की तरफ भाग गई थी। बिल्कुल भागते हुए ये देखकर मुझे जरा शक सा होने लगा था। मैंने कहा, अब तो ये बात पुरानी हो गई है, वह मुझ पर फिर से भरोसा करने लगी है, अब वह मुझ पर शक नहीं करेगी। बस एक बार मुझे ये देखना था वह पीछे जाती क्यों है, और वह भी रात के पहर में। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और धीरे धीरे से चलता हुआ पीछे अस्तबल की तरफ जाने लगा। मेरे पाँव उस लड़की के सिसकियों की आवाज़ सुनकर वहीं पर थम से गए थे।
वह रो रही थी। अब वह क्यों रो रही थी? मैंने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए। जैसे ही मैं अस्तबल की तरफ देखा तो मेरे होश उड़कर रह गए। मैं जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रखकर अपने मुंह से निकलने वाली चीखों को रोका था। मैं वहीं से उल्टे कदम वापस आ गया। अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर लिया था। जो मैं देख रहा था, मेरा दिमाग बिल्कुल काम करना छोड़ दिया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वह लड़की रात के उस पहर पीछे अस्तबल में जाकर ये काम भी कर सकती थी। कुछ ही देर के बाद मेरे कमरे का दरवाज़ा खटका था और मैं तो पूरा का पूरा चौंक कर रह गया था। मेरी जान उस वक्त निकली। वह लड़की मेरे कमरे के बाहर खड़ी थी। मुझे यही डर था कि कहीं वो मुझे देख ना चुकी हो। मेरे कमरे में उस वक्त बिल्कुल अंधेरा था। मैं कुछ देर के बाद उठकर दरवाज़ा खोला और आंखों को यूं मसलता जैसे कि मैं अभी नींद से जागा हूँ। वह अंदर आई, कहने लगी, तुम फिर से मेरे पीछे आए थे ना? मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं भला आपका पीछा क्यों करूँगा। कहने लगी, मुझे लगता है कि वो मैनेजर का बच्चा मेरे पीछे पड़ गया है। मुझे कहने लगी, ये बात मैंने हैरानी से सुनी थी। कहने लगी, मैं उसे पीछा छुड़वाना चाहती हूँ, लेकिन मैं इसलिए चुप हूँ क्योंकि उसने मेरे माँ बाप का सारा काम अपने काबू में कर रखा है और मैं अभी 12वीं क्लास में हूँ। जब तक मैं खुद बिजनेस संभालना नहीं सीख जाती हूँ, उसको बर्दाश्त करना होगा। मेरी मजबूरी है, लेकिन मुझे लगता है जैसे ये अंदर ही अंदर मेरे बाप के हर चीज़ पर कब्जा करने लगा है। मैंने कहा कि फिर आपको चाहिए कि आप अपने माँ बाप से ये बात कहें। ये बात सुनकर वह आंसू बहाने लगी थी। कहने लगी, तुम सच नहीं जानते। कभी कभी तो दिल चाहता है कि मैं तुम पर भरोसा कर लूं और तुम्हें सच बता दूं। मैंने कहा कि आप मुझ पर भरोसा कर सकती है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे पीछे अस्तबल में ले गई। कुछ देर पहले मैंने उसे घोड़े के अस्तबल में जाते देखा था। उसने अपने घोड़े को खोला और उसको एक कोने की तरफ बांधकर नीचे बैठ गई, लेकिन वहां से मुझे सिर्फ घोड़ा ही नजर आ रहा था क्योंकि नीचे लकड़ी का जाला था। उसके बाद वह घोड़ा उछलने लगा। मैं परेशान सा हो गया। न जाने वह लड़की क्या कर रही थी। यही देखकर मैं वापस पलट आया था, लेकिन अब वह लड़की खुद मुझे वहां लेकर जा रही थी। मैं नहीं जानता था ये सारी समस्या क्या थी। मैं उस लड़की के बारे में बुरा सोच नहीं सकता था क्योंकि वह ऐसी थी ही नहीं। न जाने वह उस वक्त क्या कर रही थी, लेकिन ये राज भी मेरे सामने खुल गया था। वह मुझे अस्तबल की दूसरी तरफ ले गई। वहां पर घोड़ा उसने पहले ही बांधा हुआ था और वह घोड़ा आंसू बहा रहा था। घोड़ा उछल भी रहा था। मैंने कहा कि उसे क्या हुआ है, तो कहने लगी, यहाँ मेरे पापा की कब्र है। ये सुनकर तो मैं एकदम उछल पड़ा था। मैंने कहा, आपके पापा मर चुके हैं? लेकिन वह मैनेजर तो। वह कहने लगी, अगर उस मैनेजर को ये खबर हो गई कि मेरे पापा मर चुके हैं तो वह हर चीज अपने नाम करवा लेगा। मैंने अपने पापा की मौत के बारे में किसी को नहीं बताया था। रात के टाइम उनकी मृत्यु हो गई थी। ये 2 साल पुरानी बात है। मैंने अपने पापा को यहाँ दफना दिया था। बस ये घोड़े ही जानते हैं कि मेरे पापा की मृत्यु हो चुकी है। मैंने उस मैनेजर से यही कहा कि मेरे पापा बाहर के मुल्क में गए हैं। मुझे बस अपनी पढ़ाई पूरी होने का इंतजार था। जब मैं उसके काबू से सब कुछ ले लूँगी, लेकिन ये बार बार मुझसे पावर ऑफ अटर्नी के पेपर साइन कराने के लिए कहता है कि जब तक आप बड़ी नहीं हो जाती सारे मालूमात मेरे हवाले कर दीजिए। मैं अपने पापा का डर दिला दिलाकर उसको चुप करवाती रहती हूँ। मैं यहाँ पर अपने पापा की कब्र पर आती हूँ, उनके साथ बैठकर बातें करती हूँ और ये घोड़े मेरे बाप से बहुत मोहब्बत करते थे, इसलिए उनकी कब्र पर आते ही ये रोने लगते हैं और पैर जमीन पर मारने लगते हैं। ये सब जानकर मुझे बहुत अफसोस हुआ था। मैंने उस लड़की की मदद यूं की, उससे शादी कर ली और उसके कारोबार को खुद संभालना शुरू कर दिया और हम लोग बहुत खुश हैं और मैं उसे हिंदुस्तान भी घुमा कर ले आया था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।